नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की एक लंबी श्रृंखला का अध्ययन करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा बनता है? तीन ऑप्शन है, सदैव सीधा बनता है, सदैव उल्टा बनता है या उल्टा और सीधा दोनों बनता है। तो ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो सदैव सीधा बनता है। इसका ए वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि लिंडमैन के 10% ऊर्जा के नियम के अनुसार उत्पादक 100% ऊर्जा का उत्पादन करता है, जिसका 10% प्राथमिक उपभोक्ता यूज करता है, प्राथमिक का 10% द्वितीयक और द्वितीयक का 10% तृतीयक उपभोक्ता प्राप्त करता है। अतः ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक नहीं है? चार ऑप्शन है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट या प्रकाश अथवा हरित लौह। चारों में से कौन प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं होता है? तो इनमें से तीन प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ऑक्सीजन का निर्माण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के पश्चात होता है। इसलिए प्रकाश संश्लेषण के लिए हरित लवक, कार्बन डाइऑक्साइड, जल आवश्यक होता है, जबकि ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण क्रिया के बाद बनता है। इसका ए वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, फूल गोभी का कौन सा भाग खाया जाता है? एडिबल पार्ट ऑफ द कॉलीफ्लावर। चार ऑप्शन है, पुष्पक्रम या इन्फ्लोरेसेंस खाया जाता है, कि पत्तियों को खाया जाता है, या तने को खाया जाता है, या जड़ को खाया जाता है। तो चारों में से जो ऑप्शन सही है, फूल गोभी का जो भाग खाया जाता है, खाने योग्य होता है, उसे पुष्पक्रम कहते हैं। इन्फ्लोरेसेंस पूरा पुष्पक्रम ही खाया जाता है। अगला प्रश्न है, एक वृक्ष का अनुलंब काट जब किया जाता है तो उसमें कुल 50 रिंग दिखाई देते हैं। इन रिंग को वार्षिक वलय या एनुअल रिंग कहते हैं। तो अब हम इस वृक्ष की आयु का ज्ञात कैसे करेंगे? अगर 50 रिंग है तो इसकी आयु कितनी होगी? पहला ऑप्शन है 100 वर्ष, दूसरा 50 वर्ष, तीसरा 20 वर्ष और चौथा 200 वर्ष। तो इसका उत्तर होगा बी वाला ऑप्शन से होगा 50 वर्ष। इस रिंग को गिन करके हम किसी भी वृक्ष की आयु का पता कर सकते हैं कि वृक्ष कितना वर्ष पुराना है। अगला प्रश्न है, किसी पौधे के समयुग्मजी अथवा विषम युग्मजी, होमोजाइगस अथवा हेटेरोजाइगस का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? चार ऑप्शन है, टेस्ट क्रॉस, दूसरा ऑप्शन है बैक क्रॉस, तीसरा ऑप्शन है मोनोहाइब्रिड क्रॉस और चौथा ऑप्शन है डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो इन चारों ऑप्शन में से किसी पौधे के समयुग्मजी अर्थात जो पौधा प्राप्त हुआ है उसके दोनों युग्मक समान है या समान नहीं है, इसका पता लगाने के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं। टेस्ट क्रॉस कराने के लिए हम पेरेंट्स को जिन पौधे से हमने क्रॉस करा करके जो पौधा प्राप्त किया था उस पेरेंट से अप्रभावी पौधे का क्रॉस कराते हैं। जैसे पिंक पौधे का जो अप्रभावी है सफ़ेद से क्रॉस करा दिए तो दो प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं। एक तो जो संकर पौधे होंगे वो 100% पिंक होंगे और दूसरे संकर पौधे जो प्रभावी पौधे हैं और अप्रभावी शुद्ध पौधे जो होते हैं समयुग्मजी, उनका 50% रेशियो आता है। अतः टेस्ट क्रॉस पता लगाने के लिए किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों का योगदान फादर ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान के पिता अरस्तु नामक वैज्ञानिक को
जिन्हें अरिस्टोटल कहा जाता है। अरस्तु को जीव विज्ञान के पिता या फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। अगले वैज्ञानिक हैं जो वनस्पति विज्ञान के पिता हैं, इन्हें थियोफ्रेस्टस के नाम से जाना जाता है। इन्होंने वनस्पति विज्ञान में पेड़ पौधों का विस्तृत अध्ययन किया और पौधों को जंतुओं से अलग किया। अगले वैज्ञानिक हैं रॉबर्ट कोच, जिन्हें जीवाणु विज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है। इन्होंने जीवाणुओं के संवर्धन पर ढेर सारे प्रयोग किया। अब अगले वैज्ञानिक हैं लुई पास्चर, जिन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने कई प्रकार के टीके का निर्माण किया, टीके की खोज की, इसलिए लुई पास्चर को माइक्रोबायोलॉजी का पितामह कहा जाता है। हमारे अगले वैज्ञानिक हैं कार्ल लिनियस या कैरोलस लिनियस। इन्हें आधुनिक वर्ग की या वर्गीकरण विज्ञान के या फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी का पिता कहा जाता है। इन्होंने जीवधारियों का वर्गीकरण किया था। अगला प्रश्न है मनुष्य के अंडाणु या ओवम होते हैं, 4 ऑप्शन है अपितकीय, सूक्ष्मपितकीय, मध्यपितकीय अथवा बृहदपितकीय। तो मनुष्य का जो अंडा होता है या ओवम होता है वो इन चारों में से किस प्रकार का अंडा कहा जाता है? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो ए वाला है अपितकीय या एलेसिथल। मनुष्य का अंडा एलेसिथल होता है, अपितकीय होता है। इसका ए वाला ऑप्शन सबसे सटीक होगा। अगला प्रश्न है मैथुन के समय योनि को चिकना बनाने वाला क्षारीय तरल का स्राव करने वाली ग्रंथि होती है। 4 ऑप्शन है काउपर्स ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि, पेरिनियल ग्रंथि या रेक्टल ग्रंथि। तो इन चारों में से जो सही ऑप्शन होगा वो ए है काउपर्स ग्रंथि जो होती है वो प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे होती है। इसके द्वारा योनि को चिकना बनाने वाला क्षारीय तरल का स्रावण होता है, जिसके द्वारा मैथुन क्रिया सरल होती है। अगला प्रश्न है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स जो स्त्रियों में पाया जाता है, इसका स्रावण किसके द्वारा होता है? 4 ऑप्शन है कार्पस कैलोसम द्वारा, कार्पस लुटियम द्वारा, कार्पस एल्बिकेंस द्वारा अथवा कार्पस यूटेरॉइड द्वारा। तो इन चारों ऑप्शन में से सबसे सटीक ऑप्शन होगा बी वाला, कार्पस ल्यूटियम के द्वारा स्त्रियों में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का स्रावण होता है। यह प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स अंडों के विकास हेतु सहायक होता है, अतः इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है क्षमतायन या कैपिसिएशन अथवा शुक्राणुओं का परिपक्वन कहाँ होता है? शुक्राणु परिपक्व कहाँ होते हैं? 4 ऑप्शन है वृषण जालिका में, अधिवृषण या एपिडिडाइमिस में, या शुक्र वाहिका अथवा मादा जनन क्षेत्र। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है जहाँ पे शुक्राणु परिपक्व होते हैं, सक्रिय होते हैं और क्षमतायन अथवा परिपक्वन होता है? तो इसका डी वाला ऑप्शन से होगा मादा जनन क्षेत्र। मादा के गर्भाशय में शुक्राणु पहुँचते हैं, फलोपियन नलिका में पहुँचते हैं, तो वहाँ जाकर के शुक्राणु परिपक्व होते हैं। तो इसका डी वाला ऑप्शन सबसे सटीक होगा, कैप्सेशन ऑफ स्पर्म। अगला प्रश्न है किसे रेंडियर मास के नाम से जाना जाता है?
चार ऑप्शन है क्लेडोनिया रेंजीफेरिना, फ्यूनेरिया हैग्रोमेटिका, स्फेग्नम खासियाना या स्फेग्नम सेलोनिकम। तो इन चारों ऑप्शन में से रेंडियर मास के नाम से कौन जाना जाता है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका ए वाला ऑप्शन सही होगा। क्लेडोनिया रेंजीफेरिना को रेंडियर मास कहा जाता है। यह जानवरों के चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह एक प्रकार का लाइकेन होता है। लाइकेन शैवाल और कवक के संयोजन से बनता है, सहजीवन से बनता है। यह प्रदूषक सूचक होता है, पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है। यह बताता है कि वातावरण कहाँ प्रदूषित है, ऐसे स्थानों पर ये नहीं उगते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी ग्रंथि आपातकालीन ग्रंथि या इमरजेंसी ग्लैंड कहलाती है? चार ग्रंथियां हैं, थाइमस, दूसरा है थायराइड, तीसरा है पिट्यूटरी ग्रंथि और चौथा है एड्रिनल ग्रंथि। इमरजेंसी ग्लैंड का मतलब यह ग्रंथि हमें विपरीत परिस्थितियों में, जब दुर्घटना होने की स्थिति होती है, उस समय निर्णय लेने में मदद करती है। इसका डी वाला ऑप्शन सही होगा, एड्रिनल ग्रंथि, जो वृक्क के ऊपर पाई जाती है, जिसे अधवृक्क ग्रंथि कहते हैं। यह आपातकालीन ग्रंथि कहलाती है क्योंकि इसके एड्रिनल मेडुला से स्रावित हार्मोन्स एड्रिनलिन व नॉर एड्रिनलिन हमें संकटकालीन परिस्थितियों से सामना करने के लिए तैयार करते रहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन भोजन के अवयव तीनों होते हैं। ये तीनों किसमें प्राप्त होते हैं? चार ऑप्शन है, चना में, मूंगफली में, आम में अथवा मटर में। वह भोज्य पदार्थ जिसमें तीनों कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन तीनों पाए जाते हैं। इसका बी वाला ऑप्शन से होगा, मूंगफली या पीनट या ग्राउंड नट ऐसा फल है जिसमें तीनों पोषक पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वह कवक, वह फंगस जो खाया जाता है, एडिबल फंजाई कौन है जिसमें प्रोटीन मुख्य रूप से पाया जाता है? चार ऑप्शन है, पेनिसिलियम, म्यूकर, राइजोपस, मोरकेला। ये चारों कवकों में से जो कवक खाने योग्य होता है उससे हमें बताना है। तो मोरकेला या गुच्छी, यह कवक खाने योग्य होता है। इस कवक में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है, जिसे भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक की खोज किसने किया था? चार ऑप्शन है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर, डब्ल्यू फ्लेमिंग या रॉबर्ट कोच। पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक होती है, एंटीबायोटिक जीवाणुओं को मारने हेतु कारगर होती है। इसकी खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? इसका पहला ऑप्शन से होगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन एंटीबायोटिक की खोज की थी। पेनिसिलिन प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्लेविसिप्स परपुरिया, पेनिसिलियम नोटेटम, स्ट्रेप्टोमाइसिस या एस्परजिलस। तो चार ऑप्शन में से पेनिसिलिन किस पौधे से प्राप्त होती है? तो इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा, पेनिसिलियम नोटेटम नामक पौधे से पेनिसिलिन एंटीबायोटिक औषधि इससे तैयार की जाती है।
पेनिसिलिन एक प्रकार का कवक होता है, फंगस होता है। अगला प्रश्न है ए, बी तथा ओ एंटीजन के सक्रिय स्थल उपस्थित होते हैं, अर्थात ये एंटीजन कहाँ पाए जाते हैं। 4 ऑप्शन है रुधिर प्लेटलेट्स के ऊपर या आरबीसी पर, थ्रोम्बोसाइट्स पर अथवा श्वेत रुधिर कणिकाओं। तो ए, बी तथा ओ एंटीजन के जो एक्टिव साइट होते हैं वो पहला ऑप्शन सही होगा, दूसरा ऑप्शन सही होगा आरबीसी या लाल रुधिराणुओं के ऊपर ये एंटीजन के सक्रिय स्थल पाए जाते हैं जो विभिन्न रक्त वर्गों के लिए उत्तरदायी होते हैं। अगला प्रश्न है मानव द्वारा कभी भी नहीं पचने वाला कार्बोहाइड्रेट है, इसको मानव डायरेक्ट खाकर नहीं पचा सकता। 4 ऑप्शन है ग्लूकोज, सेलुलोज, स्टार्च या सुक्रोज। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा, सेलुलोज। सेलुलोज का पाचन पशु करते हैं, मनुष्य इसे नहीं पचा सकता। इसका बी वाला ऑप्शन सबसे सुटेबल होगा। अगला प्रश्न है वेलामेन उत्तक पाए जाते हैं। वेलामेन टिश्यू इज फाउंड इन 4 ऑप्शन है अपस्थानिक जड़ों में, क्लेडोड में, आर्किड की वायवीय जड़ों में या बेहया पौधे की जड़ों में। इन चारों ऑप्शन में से किसमें वेलामेन उत्तक, वेलामेन टिश्यू पाए जाते हैं। तो इसका सी वाला ऑप्शन सही होगा, आर्किड की वायवीय जड़ों में वेलामेन टिश्यू या वेलामेन उत्तक पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है किस पौधे की पत्तियों में भोजन संचित रहता है। 4 ऑप्शन है शकरकंद, केला, प्याज या गन्ना। 4 ऑप्शन में से किसकी पत्तियों में भोजन संचित रहता है। तो ऑलरेडी इसका सी वाला ऑप्शन सही होगा, प्याज। प्याज के जो सल्क पत्र होते हैं उसी में भोजन संचित रहता है, और ये तीनों ऑप्शन सही नहीं है, तो इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है किसके तने के संवहन मंडल बिखरे हुए होते हैं। तने के अनुप्रस्थ काट में जो वैस्कुलर बंडल होते हैं, संवहन मंडल होते हैं, वो पूरे तने में बिखरे होते हैं। 4 ऑप्शन है टेरिडोफाइटा में, एकबीजपत्री या मोनोकाटिलिडनस प्लांट में, द्विबीजपत्री या डाइकोटिलिडनस प्लांट में, यथा या उपरोक्त में से किसी में नहीं। तो इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा, एकबीजपत्री पौधों के तने में वैस्कुलर बंडल अथवा संवहन बंडल बिखरे होते हैं, जबकि द्विबीजपत्री पौधों में संवहन बंडल एक निश्चित क्रम में लगे होते हैं। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सिंग वाला मेढक किस वर्ग से संबंधित है। हॉर्न टोड किस संघ से संबंधित है, किस वर्ग से संबंधित है। 4 ऑप्शन है कॉर्डेटा, दूसरा है रेप्टिलिया या सरीसृप, तीसरा है उभयचर या एम्फीबिया वर्ग, और चौथा ऑप्शन है एन्यूरा। तो सिंग वाला मेढक ये एक विशेष प्रकार की छिपकली होती है जो अमेरिका और मैक्सिको में पाई जाती है। इसके सिर पर 2 सिंह जैसी आकृति उभरी हुई लगी होती है। तो इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा, रेप्टिलिया या सरीसृप वर्ग में सिंग वाला मेढक या छिपकली पाई जाती है, जिसे मेढक या हॉर्न टोड के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है सबसे छोटा फीता कृमि कौन सा होता है। स्मॉलेस्ट टेप वर्म कौन सा होता है। 4 ऑप्शन है टीनिया सोलियम, दूसरा है मोनिंजा, तीसरा है इकाइनोकोकस, चौथा ऑप्शन है कार्टुग्निया।
इन चारों में से सबसे छोटा फीता कृमि कौन सा होता है? इसका सी वाला ऑप्शन सही होगा, इकाइनोकोकस मल्टीलोकुलेरिस। यह कृमि सबसे छोटा फीता कृमि होता है। इसका डिफिनेटिव पोषद कुत्ता और मध्यवर्ती पोषद भेड़, बकरी, ऊंट इत्यादि जानवर होते हैं। इकाइनोकोकस को सबसे छोटा फीता कृमि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका में पाई जाती है? 1 कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, 2 कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, 5 संकुचनशील धानी या कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, या डी संकुचनशील धानी अनुपस्थित। इन चारों में से एंटमीबा हिस्टोलिटिका में जो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है वो कौन सी होती है? इसका डी वाला ऑप्शन सही होगा, संकुचनशील धानी अनुपस्थित होती है। एंटमीबा हिस्टोलिटिका में कंट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं पाई जाती। लाल आंकड़े की पुस्तक रेड डाटा बुक से क्या समझते हैं? 4 ऑप्शन है, विलुप्त होने वाले जंतुओं की सूची, लाल शैवालों की सूची, विलुप्त बाघों की सूची, या उपरोक्त सभी। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? रेड डाटा बुक से आप क्या समझते हैं? इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ए होगा। विलुप्त हुए जंतुओं की सूची जो विलुप्त हो गए हैं, IUCN ने, जिसे इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर कहा जाता है, इसके अनुसार वे जंतु जो विलुप्त हो गए होते हैं उनको रेड डाटा बुक में सूची बना करके रख लिया जाता है। इन जीवों को गुलाबी पृष्ठों पर दर्शाया जाता है और जैसे ही कोई जीव पर्याप्त संख्या में वृद्धि कर लेता है उसको हरे पृष्ठों वाले पन्नों पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं, इनमें से कौन सा जीव संकटग्रस्त प्रजाति का है? 4 ऑप्शन है, भारतीय बाघ, एशियाई शेर, एक सिंग वाला गैंडा, अथवा उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सबसे सटीक आंसर होगा डी वाला, उपरोक्त सभी। तीनों जंतु संकटग्रस्त प्रजाति के हैं जिन्हें रेड डाटा बुक में वर्गीकृत किया गया है। पैन परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट क्या है? 4 ऑप्शन है, प्राथमिक प्रदूषक, दूसरा ऑप्शन है द्वितीयक प्रदूषक, थर्ड ऑप्शन है कैंसर की एक दवा, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पैन या परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट क्या है? तो इसका सबसे सटीक आंसर होगा बी। इसे द्वितीयक प्रदूषक या सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स के नाम से भी जानते हैं। यह एक माध्यमिक प्रदूषक होता है क्योंकि यह प्राथमिक प्रदूषकों के उत्सर्जन के बाद वातावरण में बनता है, जो स्मॉग, जिसे धुंध या कोहरे के रूप में जाना जाता है, यह वायु प्रदूषण के कारण बनता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संवेदी अंग 70% से भी अधिक संवेदना का कार्य करता है? 4 ऑप्शन है, आँख, कान, जीभ और त्वचा। चारों संवेदी अंग हैं। इसका ए वाला ऑप्शन सही होगा। आँख 70% से अधिक संवेदना का कार्य करती है, किसी चीज़ को देख करके यह समझ जाती है। अगला प्रश्न है, कौन सा वैज्ञानिक नाम सुमेलित नहीं है? पहला है साइनोडॉन डेक्टाइलॉन, दूबघास का वैज्ञानिक नाम है। क्रोटोलेरिया जुन्सिया सनई का वैज्ञानिक नाम है। लेंस एस्कुलेंटा मसूर
कि दाल का वैज्ञानिक नाम है, और पायसम सटैवम चना, तो इसका डी वाला ऑप्शन गलत होगा। पायसम सटैवम मटर का वैज्ञानिक नाम होता है। चने का वैज्ञानिक नाम होता है साइचर अरेटिनम।